हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे। वेलकम टू फोरम आईएएस। दोस्तों, बैक टू स्कूल के सेशन में फिलहाल हम मॉडर्न इंडिया डिस्कस कर रहे हैं और हमारे साथ है क्लास 12 की एनसीईआरटी, जिसके फोर्थ चैप्टर पे हम आगे डिस्कस करते करते। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसे देख लेते हैं क्या है। फोर्थ चैप्टर का पहले हेडिंग देख लेते हैं क्या है हमारा। हेडिंग है हमारा ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंडिया, और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। बंगाल में जो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उस समय तक चल गया था वो क्या था, उसे डिस्कस करेंगे। आखिर ये डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आया कैसे और इसके क्या क्या आउटकम हुए, इसके क्या क्या इम्पैक्ट हुए वहाँ के लोगों पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या इम्पैक्ट हुआ, उसे डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1765 तक आते आते जो हमारा बंगाल था, उस समय तक नवाब के अलावा यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था। क्यों हो गया था इसे देखेंगे हम। जरा बैकग्राउंड रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, याद कीजिए, हमने पहले आपसे डिस्कस किया था 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, जिसमें हमें उस टाइम का जो नवाब था उसे डिफीट करके ब्रिटिशर्स ने उसका जो मिनिस्टर था मीर जाफर को, उसे वहाँ का रूलर बना दिया था, नवाब बना दिया था। ऐसे कंडीशन में समझिए, जो मीर जाफर था डायरेक्ट तौर पे एक तरह से समझिए कि ब्रिटिशर्स का सिर्फ पपेट था। अब जो ब्रिटिशर्स जो भी चाहते थे उसे करवा लेते थे और जहाँ अपनी डिमांड मनवाते थे। तो यहाँ थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। याद कीजिए, हमने पहले भी कहा था कि मीर जाफर को बहुत बड़ा रकम, जो बहुत बड़ी अमाउंट थी, वो देना पड़ा था ब्रिटिशर्स को, क्योंकि उन लोगों ने उसे गद्दी पर बैठाया था। ऐसे में जो पूरा का पूरा डिपेंडेंसी थी बंगाल के नवाब की, वो हो गई थी ब्रिटिशर्स पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे उनके ऊपर, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। अब देखेंगे कैसे, दीवानी मामले वगैरह भी उनके पास आगे थे। आगे देखते हैं, चलिए देखिए क्या हुआ। जब मीर जाफर ने गद्दी संभाली तो ऐसे में उसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने पूरा प्रेशर बनाया कि हमने आपको गद्दी पर बैठाया है और आप हमारी जितनी डिमांड है उसे फुलफिल कीजिए। और ऐसे में उनसे जो बंगाल की दीवानी थी, दीवानी मतलब जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का डिपार्टमेंट था, वो पूरा अपने अंडर में ले लिया। ऐसे में समझिए, पूरा का पूरा जो बंगाल में रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो ब्रिटिशर्स करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और उसमें से हो सकता है कुछ उन्हें देगी, बाकी अपने पास रख लेगी। रख के लगी, पूरा ही अपने पास ही रख लेती थी। ऐसे में जो डिप्टी सूबेदार था नवाब के अंडर में, वो भी अब उनके अंडर में हो गया। जो पुलिसिंग वगैरह थी, जो जुडिशरी सिस्टम था, वो पूरी की तरह से इनके हाथ में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के। ऐसे में समझिए क्या हुआ कि जो अब बंगाल का नवाब है वो सिर्फ कहने का नवाब है, नाम मात्र का नवाब है, और पूरी की पूरी जो पावर होगी एंजॉय कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए आगे क्या है। ऐसे में ये डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है ये समझ लेते हैं जैसे। देखिए क्या होता था कि एक एक तरफ हो गए हमारे नवाब साहब मीर जाफर, और दूसरे तरफ हो गए वहाँ के ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे में दोनों को लग रहा था कि रूल हम कर रहे हैं। तो कौन क्या कर रहा है, देखिए, एक तरफ नवाब क्या करेंगे, डिप्टी सूबेदार करेंगे, नियुक्त करेंगे, अपॉइंट करेंगे डिप्टी सूबेदार को, डिप्टी जो होगा, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी वो डिप्टी दीवान अपॉइंट करेगी। तो पर्टिकुलर समझिए एक ही पर्सन है, पर्सन एक ही है, ये डिप्टी सूबेदार भी कहला रहा है और डिप्टी दीवान भी कहला रहा है। तो ऐसे में समझिए दोनों को लग रहा है कि हमारे अंडर में काम कर रहा है, बट पर्टिकुलर पूरा का पूरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर चुकी थी। हम देखेंगे कैसे मीर जाफर को बाद में रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके बाद ब्रिटिशर्स का अगेंस्ट में वो जाकर बैटल भी करेगा, लेकिन वो अगले हम कहीं चैप्टर में आएगा या इसी चैप्टर में होगा, तो उसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये समझ लेना बहुत जरूरी है। इसे ही हिस्ट्री में डुअल एडमिनिस्ट्रेशन या डुअल गवर्नमेंट सिस्टम कहा गया है। एक ही समय में बंगाल पे कौन रूल कर रहा है, बंगाल का नवाब भी रूल कर रहा है और ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर रही है। तो ये समझ लेना जरूरी है। देखिए जरा आगे देखते हैं क्या होता है। जो ये डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, ये किसके लिए एडवांटेजफुल होगा आप समझिए। ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए होगा, क्योंकि नवाब के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, ना रेवेन्यू कलेक्शन है, ना पुलिस है, ना जुडिशरी है। सिर्फ कहने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है कि पर्टिकुलर जनता की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, रिलेटेड होगा, वो उसे फुलफिल करेंगे। तो ऐसे में समझिए कि पूरी की पूरी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पूरा के पूरे पावर को, पूरे बंगाल को एंजॉय कर रही थी। उनका एक ही काम था, अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्ट करना और पैसे खर्च करना, ये सामान जो भी है यहाँ पर ट्रेड फ्री लेना और एक्सपोर्ट करना यहाँ से। आगे देखिए क्या है। देखिए क्या फ़ायदा क्या हुआ इसका ब्रिटिशर्स को। अब देखिए ये समय आ गया कि पहले तो क्या होता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से बिजनेस करती थी, पर्टिकुलर को सामान यहाँ से खरीदती थी और भेजती थी यूरोप में ले जाकर। लेकिन अब उसके लिए पैसा पहले उनके ब्रिटिश से आता था। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन से पैसा ना मंगा करके उन्होंने यहीं के पैसे से, बंगाल के ही पैसे से, बंगाल को ही प्रोडक्ट को खरीदा और यूरोप में भेज दिया। समझिए किस तरह से डबल मुनाफा।
पहले पैसा घर से मंगाना पड़ता था। मान लीजिए आप समझिए कि जैसे आपको घर से पैसे मंगाते हैं और यहाँ कुछ सामान खरीदते हैं और घर पे भेजते हैं, तो क्या होगा, आपको घर से बिना पैसा मंगाए यहीं पे आप सामान खरीद ले रहे हैं, यहीं पे पैसे अर्न कर ले रहे हैं, तो जो घर से आने वाला पैसा था वो पूरा का पूरा क्या होगा, आपका सेविंग हो गया। ठीक ऐसे ही इन लोगों के साथ भी हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंग्लैंड से पैसे मंगाना छोड़ देती है और यहाँ पर पूरा का पूरा अपना यहाँ से ही पैसे जो अर्न कर रही है उसी से प्रोडक्ट खरीद रही है और उसी को अब्रॉड में वहाँ पर बेच भी दे रही है। ऐसे में देखिए क्या हुआ कि जब 1667 तक आते आते ये बात जो वहाँ के किंग थे ब्रिटेन के, उन्हें बात पता चल गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, ऐसे में ये प्रॉफिट तो अकेले खा जा रहे हैं पूरा का पूरा, हमें कुछ दे ही नहीं रहे हैं। तो जो उस समय के रूलर थे, किंग थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि भैया आप इतना पैसे कमा रहे हो, हमने ही आपको चार्टर दिया है, तो आप हमें क्या करो, प्रॉफिट शेयरिंग करो। ऐसे में 1767 में 4 लाख यूरो पर ईयर उनको देने को कहा। आप समझिए एक बड़ा रकम था, वो भी हर साल आपको 4 लाख रुपए देना है, क्योंकि आप पैसे यहाँ ऑलरेडी बहुत कमा रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर देंगे नहीं तो हम क्या करेंगे, इनकी जगह किसी दूसरे को भेज देंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ये पता था कि अगर हमने किंग को नाराज़ कर दिया, पैसे नहीं दिए, तो ऐसे में हो सकता है कि वो चार्टर कोई नया निकाल देंगे और भी किसी कंपनी को यहाँ भेज देंगे बिजनेस करने के लिए। तो उन लोगों ने पैसे देना बेहतर ही समझा और पैसे दिए भी। देखिए 1766 से लेकर 1767 तक 5.7 मिलियन रुपीज़ दिए उन्हें, ब्रिटिश जो किंग थे उनको। ऐसे में जो पूरा का पूरा बंगाल था हमारा, समझिए अभी पैसे कहाँ से आ रहे थे, ये बंगाल की जनता से ही लूटे जा रही थी पैसे। तो पूरी की पूरी जो बंगाल थी उसकी हालत ऐसी बुरी हो गई, दयनीय स्थिति हो गई, क्योंकि लोगों के पास अगर पैसा होता इतना ज़्यादा तो रईस पहले से होते, उनके अंदर सॉवरेंटी होती, बट पैसा जो भी था वो भी पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे ले रही थी। इसका आउटकम क्या हुआ, इसके इम्पैक्ट क्या हुआ, जरा इसे देखते हैं। देखिए इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बंगाल में वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के लोग पैसे के लिए तरस गए। अब ना उनके पास खाने को है ना कुछ भी है। इसी कंटेक्स्ट में हम देखेंगे क्या कि 1770 में बंगाल में एक बहुत बड़ा फेमीन होता है। फेमीन जिसे हिंदी में अकाल कहा जाता है, ये ऐसा फेमीन था जो वर्ल्ड हिस्ट्री में कहा जाता है, ह्यूमन हिस्ट्री में उस समय तक के लिए इससे बड़ा फेमीन कभी किसी ने नहीं देखा था। और पूरी की पूरी जो बंगाल की जनता थी वो दाने दाने के लिए तरस गई थी। ऐसे में अब कहा तो जाता है कि ब्रिटिशर्स के जो भी प्रोग्राम वगैरह चलाए गए थे ये भी एक पार्ट होगा। दूसरे कुछ हिस्टोरियन जो उस समय के थे, जो ब्रिटिशर्स होंगे, तो प्रोटेक्ट करेंगे अपने लोगों को। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ये फेलियर ऑफ द रेन था भाई, क्योंकि बरसात ही नहीं हो रही थी, कुछ प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था, इसलिए वहाँ पे कुछ ग्रेन्स वगैरह नहीं थे, लोगों के पास खाने के लिए नहीं थे। बट ऐसा सोचिए कि अगर इतना बारिश नहीं भी होता तो लोगों के पास इतने तो होते हैं, बैकअप लोग रखते हैं अगले सालों के लिए। लेकिन जो ब्रिटिश रूल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो वहाँ के पॉपुलेशन के पास पहले से पैसा नहीं छोड़ा था उन्होंने। अब ऐसे कंडीशन में 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, समझिए जितनी भी जनसंख्या, आप समझिएगा आज आप इंडिया में रह रहे हैं और एक फेमिन हो जाए, ऐसे में 1/3 पीपल अब मारे जाए, तो ऐसे कितनी बड़ी बात मानी जाएगी। सेम वही हुआ बंगाल में, 1/3 ऑफ पीपल पॉपुलेशन जो थी बंगाल की वो इस फेमिन में मर गई, डेथ हो गई उनकी। और जो बाकी जो लोग बचे भी, उनकी भी हालत ऐसी थी कि जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, उनके पास खाने को नहीं थे, बीमारियां थी चारों तरफ, अकाल था, भुखमरी थी, पैसे की कमी थी, सभी लोग इन सब चीज़ों से जूझ रहे थे। ऐसे में पूरा का पूरा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इस पूरे टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत पैसे कमाए, यहाँ से ब्रिटेन पैसे भेजे। तो देखिए आगे क्या होगा, इस टाइम में यहाँ तक डिस्कस किया गया इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आगे जो और भी जो वहाँ के रूलर वगैरह आएंगे, वायसराय बनेंगे, गवर्नर बनेंगे, जो यहाँ पर रूल करना स्टार्ट करेंगे, पर्टिकुलर एरिया में इंटरवेन करना शुरू करेंगे, हम देखेंगे। वेलेजली आएगा, कर्जन आएंगे, तो इन सब चीज़ों को हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.